नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, मैं हूं भवप्रीता और स्वागत करती हूं आपका खबरें खेती की में। तो आइए एक नज़र डालते हैं खेती से जुड़ी आज की सबसे अहम और ताज़ा खबरों पर। फूलों की खेती करने पर राज्य सरकार से किसानों को मिलेगा अनुदान। बरसात के मौसम में पशुपालक करें संक्रामक रोग से अपने पशुओं का बचाव। वैक्यूम सीड प्लांटर की मदद से किसानों के लिए बिजाई हुई आसान। किसान भाइयों और बहनों, अगर आप फूलों की खेती करने के इच्छुक हैं तो राज्य सरकार आपका पूरा सहयोग करेगी। राज्य सरकार की तरफ से फूलों की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पुष्प उत्पादन अच्छी मात्रा में हो सकता है, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास भी किया जा रहा है। फूलों में भी खासतौर पर गेंदे को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कुल लागत 40,000 रुपए लगने पर 70% अनुदान किसानों को दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं उद्यान निदेशालय के संयुक्त निदेशक पवन कुमार। राज्य में खुले फूल की खेती के लिए गेंदा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गेंदा की खेती किसानों के द्वारा की जा रही है और काफ़ी व्यापक पैमाने पर की जाने लगी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वर्ष के तीनों मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों और बहनों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये मौसम अपने साथ कई तरह की समस्या भी लेकर आता है। पशुपालकों के लिए खास तौर पर ये समय विशेष ध्यान वाला होता है। इस बरसात के मौसम में आपके पशुओं को कई तरह के संक्रामक रोग लग सकते हैं। इनमें भी गला, घोंटू और लंगड़ी बुखार का संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। इनसे बचने के लिए पशुपालक सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पशु किसी भी तरह के संक्रमण या रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय पटना से पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सरोज कुमार रजक। अगर आपके पशु में ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा हो कि पशु लंगड़ा के चल रहा है, काफ़ी तेज़ बुखार है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लंगड़ी रोग के बीमारी के लक्षण हैं, जो कि दूसरे पशुओं में भी फैल सकते हैं। तो आपको तुरंत इलाज की आवश्यकता होगी और इसके लिए आप निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। और एक बात ज़रूरी है कि आप जो भी पशु जो अभी बीमार नहीं पड़े हैं उसको तत्काल जो है गला, घोंटू, लंगड़ी का जो है टीका आता है HSBQ कंबाइंड वैक्सीन करके, वो टीका अपने सभी स्वस्थ पशुओं को जरूर लगवा दें। किसान भाइयों और बहनों, सब्जियों की खेती भी अच्छी तकनीक की मदद से की जाए तो अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर आप टमाटर और बैंगन की खेती करने की सोच रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च तकनीक का प्रयोग करें। इसमें पौधे की जड़ के पास की मिट्टी को ढक दिया जाता है। ऐसे में मिट्टी की नमी बनी रहती है, पानी की बचत होती है और उपज भी अधिक होती है। किसान भाइयों और बहनों, खरीफ फसल का समय आ गया है। धान की बुआई भी शुरू होने वाली है। अभी ज़रूरी है कि आप अपनी भूमि और मिट्टी के अनुसार ही धान के प्रभेद का चयन करें। अगर आप ऊंची भूमि पर हैं तो आपके लिए धान के अच्छे प्रभेद हैं सहभागी, सबौर अर्जल और प्रभात। वहीं अगर आप मध्य भूमि पर हैं तो आपके लिए सबौर श्री और सबौर दीप अच्छे प्रभेद हैं। इनसे आपको अच्छी उत्पादन मिलेगी।
इसके बारे में जानिए पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार से। ऊंचा ज़मीन के लिए आपका सहभागी है, सबौर अर्जल है, आपका है जो कि मतलब प्रभात है और तुरंता है, यानी कम अवधि वाली धान जो 110 दिन वाली प्रजाति है, संकर किस्में भी हैं, उनका चयन करना चाहिए। उसी प्रकार मध्यम ज़मीन है या नीचा ज़मीन है तो उसके लिए सबौर सीरी है, सबौर मतलब दीप है, तो सबौर समृद्धि है, सबौर सुरभित है, राजेंद्र मंसूरी एक है, राजेंद्र श्वेता है, राजेंद्र सुभाषिनी है। तो इन प्रजाति का आपको चयन करना चाहिए। यदि आपकी लंबी अवधि या गहरा जल है जहाँ पर ज़्यादा पानी लग जाता है तब वहाँ पर सुधा है, शकुंतला है, वैदेही है, पानी धान 1 है, पानी धान 2 है, रंजीत मंसूरी है। किसान बंधुओं, सब्जी की खेती भी अगर उचित तकनीक और वैज्ञानिक सलाह अपनाकर की जाए तो तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता की कड़ी में आज हम जानेंगे ऐसी ही एक कहानी ग्राम नारायणपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राजीव कुमार जी के बारे में। इन्होंने 10 कट्ठे जमीन पर बैंगन की खेती कर लागत मूल से 2 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है। आइए देखें इनकी कहानी। ये 10 कट्ठा में अभी लगाए हैं बैगन, जो लागत खर्च अभी तक टोटल वही लगभग 35 से 36 हज़ार तक हो गया है और बेनिफिट पे तो वही 50 तक, अभी 50 हज़ार तक बेचे हैं। अभी जैसे लगभग अंदाज़ा है कि 50 और बिकेगा। किसान भाइयों और बहनों, नए उपकरण और मशीनों से खेती करना आसान हो गया है। आपके लिए ऐसा ही एक उपयोगी उपकरण है वैक्यूम सीड प्लांटर। अगर आपके पास समय और श्रम की कमी है तो आप इस उपकरण की मदद से खेतों में बिजाई कर सकते हैं। यह प्लांटर कम समय में आपको अधिक बिजाई करके देगा। आइए अब जानते हैं पटना के अंटा घाट से आलू प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के अनुमानित तापमान पर। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। तापमान सामान्य है, लेकिन उमस के कारण थकान और पसीना अधिक हो सकते हैं। ऐसे में किसान भाई स्वयं को हाइड्रेटेड रखें और पशुओं को पर्याप्त छाया एवं पानी उपलब्ध कराएं। याद रखें, मौसम चाहे जैसा भी हो, सावधानी हमेशा लाभकारी होती है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज का विषय है पोषण सुरक्षा के लिए जैव प्रबलित जितनी भी जो फसलें किस्में होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और उनके क्या कारण होते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञ को आमंत्रित करते हैं। तो बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर राम बाबू रमन जी से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा। सर, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि देखिए, आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं बायो फोर्टिफाइड पर। तो हम आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो लेंगे कि बायो फोर्टिफाइड व जैव प्रबलित जो भी फसल किस्में हैं वो क्या होती हैं। जी हाँ, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया, ये बायो फोर्टिफिकेशन जो है
किसी भी फसल में अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका अगर एडिशन करते हैं फसलों के माध्यम से, या फिर जो विषाक्त जो पदार्थ है उसको हम फसल किस्मों से अगर निकाल रहे हैं तो उसको हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जी, बेहद ही सुगम तरीके से आप सारी जानकारी हमारे बीच रख रहे हैं। और अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी के वक्त में हमारे किसानों के लिए किन किन फसलों के जैव प्रबलित फसल किस्में उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर इस समस्या को समाधान करना है तो क्या है, 2-3 तरीका है। एक है कि मान लीजिए कि हमने कुछ पिल्स या कुछ दवाएं बना करके दे दिए तो उससे हमारी समस्या पिल्स खा करके हो सकती है। दूसरी है कि हम उसका निदान कर सकते हैं कि जैसे कोई फोर्टिफाइड फूड जैसे कि बच्चों को दिया जाता है सेरेलेक जो है, बॉर्नवीटा है, या फिर जो हॉर्लिक्स है, ये सब बना करके दे के उसमें फोर्टिफाइड किया जाता है और उसको दिया जाता है। मेन जो हमारा कारण है ये कुपोषण का, इसका 4 जो मेन मुख्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि आयरन, जिंक, आयोडीन और हमारी विटामिन ए, ये चारों की कमी के कारण ही हमारा ये समस्या आती है। और इसके निदान के लिए हमने जो बताया, ये 2 प्रक्रिया तो बताया, एक पिल्स के माध्यम से, दूसरा बताया फोर्टिफाइड जो हमने प्रोडक्ट बनाते हैं उसके माध्यम से, और तीसरा है अगर हम किसी पौधा किस्म में भी इन चीज़ों को अगर डाल दें तो क्या होगा कि हमारे जो यूजर हैं, हमारे किसान हैं या गरीब लोग हैं, उनके पास भी हमारी ये जो चीज़ें चली जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की समस्या वहाँ पे हमारी सोल्व हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि कुछ फसलें हैं जिसमें ऐसा ऑलरेडी हमारे वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, जैसे कि धान में हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन उसमें प्रोटीन डाला गया। जैसे कि इसमें हम बताना 1-2 किस्मों का जिक्र करूंगा, जैसे CR धान 310 है, इसमें प्रोटीन की जो प्रतिशत लगभग 10.3 है, परसेंटेज है, 10.3% उसमें पाया जाता है, प्रोटीन डेवलप किया गया है। इसी तरह से जिंक और आयरन की भी बहुत सारे किस्में डेवलप की गई है, मक्का में ही डेवलप किया गया है, गेहूं में भी जो हमारे आयरन और जिंक की जो है अधिकता वाले किस्में का डेवलप किया गया है, सब्जी में भी बहुत सारे हमने डेवलप किए हैं उस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले, जैसे कि हमारे ब्रिंजल है, बैगन है, इसमें गाजर है, स्वीट पोटैटो है, इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता है। इस तरह की किस्मों को डेवलप किया जा रहा है जो हमारे जो यूजर है उस तक पहुंच सके। जी सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो जैव प्रबलित जो फसल किस्में हैं उसके बीज उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि देखिए हम समस्या पर बात कर रहे हैं और हम यह भी बात कर रहे हैं कि जो बायो फोर्टिफाइड है वो किस प्रकार का है, कितने प्रकार का है, और आप बेहद संजीदगी से आप अपनी सारी बातों को रख रहे हैं। तो ज़रा हम उत्पादन पर बात करेंगे कि जो जैव प्रबलित जो किस्में हैं उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जो बीज उत्पादन की जहाँ तक बात आती है, जो हमारे बीज उत्पादन प्रक्रिया है वो सरल है। इसमें सबसे पहले हमारे जो किस्में हैं, किस्मों का चयन करना रहता है। अगर हमने किसान भाई अगर किसी इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर कोई भी हमारे यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या फिर हमारे जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, हमारे बिहार बीज निगम है, उनके साथ में मिल कर के अगर किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो जितने भी बायो फोर्टिफाइड जो किस्मों का जो है उनको जो है कलेक्ट करना पड़ेगा उनके माध्यम से, और उनका बीज उत्पादन के लिए सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर हम प्रमाणित बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो हमको बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है उससे प्रमाणित करना पड़ता है, प्रमाणीकरण करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन होती है, उनके कुछ चार्जेज होते हैं, वो चार्ज दे करके प्रमाणित करना पड़ता है, प्रमाणीकरण करना पड़ता है। और इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है, 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पहला ये भौतिक शुद्धता और दूसरा आनुवांशिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता को भी ठीक रखना पड़ता है और आनुवांशिक शुद्धता को भी ठीक रखना पड़ता है। अगर प्रमाणित बीज है तो इसमें जो है भौतिक शुद्धता 100% होना चाहिए, माने 100% आपको सही ठीक रखना पड़ेगा। और अगर आनुवांशिक शुद्धता की बात करेंगे तो प्रमाणित बीज है तो ये फसल पे डिपेंड करता है। अगर कुछ फसलों में इसकी जो प्रमाण है 99.5% भी होती है और कुछ फसलों में 98% की भी होती है। तो हम इसको जो भौतिक शुद्धता को ठीक रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि फसलों को जो भी हम
उत्पादन के बाद जब उसको ग्रेडिंग करना पड़ेगा। ग्रेडिंग करने के लिए जो प्रोसेसिंग जो मशीन है उसमें डालना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो आकार हैं, जो सीड का जो आकार, साइज है, आकार है, रंग है, कलर, लस्चर है, ये सब ठीक होगी। उसके साथ साथ हमको यूनिफॉर्म सीड मिलेगा, तो हम वहाँ से जो भौतिक शुद्धता को ठीक कर पाएंगे। लेकिन अनुवांशिक शुद्धता को ठीक करने के लिए हमें हर दिन जो फसल लगाए हैं, जहाँ पे लगाए हैं, वहाँ पे भ्रमण करना पड़ेगा और वहाँ से जो दूसरे तरह के पौधे अर्थात जो भी हमारे ऑफ टाइप बोलते हैं, ऑफ टाइप मतलब दूसरे प्रकार के जितने भी पौधे हैं उनको हमको हटाना है। वो भले ही उसी फसल के दूसरे किस्में का पौधा क्यों ना हो या फिर अलग जो किस्मों के पौधा क्यों ना हो, उसको हमको निकालना है। रोग जो ग्रसित पौधा है उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद हमें जो कुछ कीड़ा लगे हुए पौधे हैं उसको भी हमको निकालना पड़ता है। इस तरह से हम भौतिक जो अनुवांशिक शुद्धता को ठीक कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने अपने विशेषज्ञ डॉक्टर राम बाबू रमन जी से जाना और समझा कि पोषण सुरक्षा के लिए जो जैव प्रबलित जो फसल किस्में हैं, यानी कि बायो फोर्टिफाइड जो फसल किस्में हैं, उसके बीज उत्पादन किस प्रकार से होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है। हमने कई तरह के प्रबंधन पर भी बातचीत की। हमने यह भी बात किया कि पोषण सुरक्षा क्या होता है और अभी के वक्त में किसान भाइयों के लिए किन तरह के फसल किस्मों के जो बीज उत्पादन है वो उपलब्ध है। उम्मीद है कि यह जो हमारी सारी परिचर्चा है हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद ही लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार
कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से
मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखे आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।